नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस दैट मीन्स मानव और पर्यावरण की अन्योन क्रियाएं। अन्योन क्रियाएं से आपका जो आप समझेंगे दैट मीन्स कि मानव और पर्यावरण का परस्पर प्रभाव। परस्पर मतलब मानव और पर्यावरण का एक दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। द ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के बारे में जानेंगे और सब ट्रॉपिकल रीजन उपोष्ण प्रदेशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। रेणुका वाज एक्साइटेड, रेणुका बड़ी उत्साहित थी। क्यों? श्रीकांत अंकल वाज होम आफ्टर ए ग्रू गैप ऑफ नियरली 4 मंथ। जो श्रीकांत अंकल थे वह लगभग 4 महीने के बाद घर पर आए थे। ही वाज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड ट्रेवल्ड वाइडली। वे क्या थे? वन्य जीवों के फोटोग्राफर थे। वह फ़ोटो खींचते किसके? जंगलों के, वन्य जीवों के, जंगली जानवरों के फ़ोटो खींचते थे। और ट्रेवल्ड वाइडली, और दुनिया में दूर दूर तक हर जगह यात्रा करते थे। रेणुका's interest in wildlife and forest began at an early age when her uncle introduced her to books on nature। जो रेणुका था, रेणुका की रुचि वन्य जीवों के बारे में और वनों के बारे में बढ़ गई थी जब वह बहुत छोटी थी। क्यों? क्योंकि तभी उसके चाचा ने, जो श्रीकांत अंकल थे, उन्होंने उसको प्रकृति के बारे में एक किताब पढ़ने के लिए दी थी। पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंट लैंड्स एंड पीपल हु लिव्ड देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर। उसको दूर दूर की ज़मीनों के पिक्चर, फ़ोटो, या दूर दूर के लोगों के फ़ोटो जो वहाँ पर रहते थे, वह उसको बड़े ही आकर्षित करते थे। वह उसको बड़े ही आकर्षित करते थे। डिस्टेंट लैंड का मतलब होता है दूरस्थ भूमि, जो बहुत दूर भूमि है। ठीक है, ये फ़ोटो है जिसमें कि आपको दुनिया के अलग अलग हिस्से से लोग दिखाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये व्यक्ति वाइट है, तो ये हो सकता है कि आपका ब्रिटेन या अमेरिका वहाँ से हो। ये आपको लग रहे हैं, ये हो सकता है कि अफ्रीका के आइलैंड के हों। ठीक है, ये आपको लगता है कि यहाँ शायद जापान या चाइना में से हो। इस तरीके से आपको ये एक ही जगह पर बहुत सारे दुनिया के फ़ोटो, लोगों के फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं। आइए, इन दिस पिक्चर्स, इन पिक्चर में रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस पिक्चर में रेणुका, तुम दुनिया के अलग अलग हिस्से के लोगों को देख सकती हो। सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट्स, कुछ तो रेगिस्तान से हैं। सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड्स, कुछ बर्फीले मैदानों से हैं। सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट, कुछ यहाँ पर गर्म और नम वनों से हैं या वर्षा वनों से हैं। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, और वे हमसे बहुत अलग दिखते हैं। ऑब्जर्व रेणुका, रेणुका ने अपने चाचा को ऐसा कहा। दे मे लुक डिफरेंट, वे थोड़ा अलग दिखते हैं। बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स, लेकिन इनकी भी आम ज़रूरतें वही हैं जीवन की जो कि हमारी हैं। और ज़रूरतें क्या हैं? फूड, भोजन, क्लोथिंग, कपड़ा, शेल्टर, रहने के लिए घर। एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल, श्रीकांत अंकल उन्होंने बताया कि उनकी भी बेसिक ज़रूरतें वही हैं जो कि हमारी हैं। और वह ज़रूरतें क्या हैं? खाना, रहना और पहनना। Their children do the same things as you probably do: play games, quarrel sometimes, and then make up, sing, dance, help the families with various things that need to be done। और इनके बच्चे भी वही काम करते हैं जो काम तुम करते हो, जैसे कि कभी खेलना, कभी आपस में झगड़ा करना, कभी मेकअप करना, ठीक है, कभी गाना गाना, डांस करना, और कभी कभी अपने परिवार की मदद करना उन चीज़ों में जिसमें कि आप कर सकते हो। दे लिव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइव्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर। ये लोग प्रकृति के आसपास रहते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, और बहुत जल्दी ये सीख जाते हैं कि कैसे वे लोग अपनी प्रकृति की सुरक्षा कर सकते हैं। दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट। वे सीखते हैं कि वे मछली कैसे पकड़ेंगे। उनको पता है, वे सीखेंगे कि उनको मछली कैसे पकड़नी है, या उन्हें जंगलों से चीज़ों को कैसे इकट्ठा करना है, कि उन्हें जंगलों से चीज़ों को कैसे इकट्ठा करना है। नेक्स्ट, इन चैप्टर 8, 9 एंड 10
जो चैप्टर हम पढ़ेंगे 8, 9 और 10, यू विल लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन द डिफरेंट नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आप लोग सभी जानेंगे दुनिया के अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में लोगों के जीवन के बारे में, लोगों के जीवन के बारे में जानेंगे जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्से में रहते हैं। ठीक है। लाइफ इन द अमेजन बेसिन, लाइफ इन द अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन में लोगों का जीवन कैसा होता है। अब सबसे पहले तो बात है कि अमेजन बेसिन है क्या। अमेजन बेसिन में भी बात है कि बेसिन बेसिकली होते क्या हैं, बेसिन होते क्या हैं। तो बेसिन को आप कैचमेंट एरिया मतलब कि जल संग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं, ध्यान देना, जल संग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं। तो पहले आपको बता देते हैं कि बेसिन होता क्या है। आइए, बेसिन होता क्या है। तो बेसिन होता है दोस्तों ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज होते हैं सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? सहायक नदियाँ, मतलब सहायक मतलब मदद करने वाली नदियाँ। जैसे कि कोई मेन नदी जा रही है, इस मेन नदी में और जो छोटी छोटी, ये बड़ी नदी है, ऊपर से वो छोटी छोटी, इधर से वो छोटी छोटी नदियाँ आकर इसमें मिल जाती हैं और ये इसके साथ बहने लगती हैं, इसलिए इनको सहायक नदियाँ कहा गया है। सो दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर, ये वो छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी को या मुख्य नदी के साथ बहने लगती हैं, उसमें जाकर मिल जाती हैं। द मेन रिवर अलोंग विद ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन एन एरिया फॉर्म्स ए रिवर बेसिन, और वह मुख्य नदी जो अपनी सहायक नदियों के साथ एक क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं और उसके साथ वहाँ से पानी को बहाकर लेकर चली जाती हैं, उस जगह को हम लोग कहते हैं रिवर बेसिन, नदी का बेसिन या जल संग्रहण क्षेत्र। क्या कहते हैं? जल संग्रहण क्षेत्र। सो द अमेजन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, तो जो अमेजन बेसिन है वह दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन कहा जाता है या नदी जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, या बेसिन को आप जल संग्रहण क्षेत्र। वह मुख्य नदी जो अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर किसी भी एक क्षेत्र के जल को प्रवाहित करके ले जाती है, अपने साथ ले जाती है, उसको हम जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मुख्य नदी है अमेजन, इसके साथ ये कुछ यहाँ जुड़ गई, कुछ ये जुड़ गई, कुछ ये जुड़ गई, कुछ ऊपर से, तो ये सहायक नदियाँ हैं। अब बात आती है कि अमेजन जो जगह का नाम पड़ा वह क्यों पड़ा, वो हम जानेंगे इसमें। When Spanish explorers discovered the Amazon River, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts. जब स्पेन के लोग, जब स्पेन के अन्वेषक, जब स्पेन के खोजकर्ता अमेजन नदी खोज में, या आप कहोगे तब तक इसका नाम अमेजन नहीं था, तो जब इस नदी खोज में वो लोग जा रहे थे, जैसे वो वहाँ पर गए, वहाँ पर उतरते ही उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, कुछ लोगों ने, कुछ आदिवासियों ने उन पर हमला कर दिया, और उन लोगों ने, जो वे आदिवासी थे, उन्होंने सर पर हेलमेट पहना हुआ था, सर पर हेलमेट या सुरक्षा कवच पहना हुआ था, एंड ग्रास स्कर्ट्स, और घास की स्कर्ट पहनी हुई थी। क्या पहना हुआ था? सिर पर तो सुरक्षा कवच पहना हुआ था और घास की बनी स्कर्ट पहनी हुई थी। दीज पीपल रिमाइंडेड दैम ऑफ द 5 ट्राइब्स ऑफ वुमेन वॉरियर्स। इन लोगों ने, इन आदिवासियों ने उन लोगों को आक्रामक समूह, जो महिलाओं का जो महिला योद्धाओं का, किसका? महिला योद्धाओं का आक्रामक समूह था, उसकी उन्होंने याद दिला दी थी। और कहाँ पर? जिसको कि रोमन साम्राज्य में अमेजन्स के नाम से जाना जाता था। मतलब कि एक आक्रामक समूह था, एक आदिवासियों का आक्रामक समूह था, उनकी और उन योद्धाओं को, उन महिला योद्धाओं को अमेजन कहा जाता था। और ये कहाँ पर था? रोमन साम्राज्य में था। कहाँ पर था? रोमन साम्राज्य में। तो जब वो लोग उस नदी के किनारे पर उतरे, वहाँ पर उतरते ही उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, और उन लोगों ने अपने सर पर एक सुरक्षा कवच और घास की बनी स्कर्ट पहनी हुई थी। उनको देखकर उन लोगों को अचानक रोमन के साम्राज्य में जो
महिलाएं योद्धा होती थी, एक आक्रामक समूह वाली, उन्होंने उनकी याद दिला दी थी और उस समूह को अमेजन कहते थे, इसलिए इन्होंने इस नदी को अमेजन नाम दे दिया। इसलिए इन्होंने इस नदी को अमेजन नाम दे दिया। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि अमेजन नदी का नाम अमेजन कैसे पड़ा, तो अब आप बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अमेजन बेसिन पर लोगों के जीवन के बारे में। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन के बारे में जानने से पहले लेट अस लुक एट द मैप। अब हम मैप देखते हैं। क्या देखेंगे? मैप जो नीचे है। नोटिस दैट, ध्यान देना है, द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, कि जो उष्णकटिबंधीय इलाका है यह इक्वेटर के बहुत पास में है। जैसे कि आप मान सकते हो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में यह इलाका है। सो इट इज़ रेफर्ड टू एज एन इक्वेटोरियल रीजन, इसलिए हम इसको इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं, या हिंदी में आप इसको कह सकते हो भूमध्य रेखीय प्रदेश। क्या कह सकते हो? भूमध्य रेखीय प्रदेश। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन, जो अमेजन नदी है वह इस प्रदेश से होकर गुजरती है। नाउ हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कैसे यह नदी पर्वतों से बहती है और पश्चिम के पर्वत, कहाँ से? जो पश्चिम के पर्वत हैं उनसे बहती है और फाइनली जो इसके पूर्व में अटलांटिक ओशन है उसमें जाकर मिल जाती है। आइए मैप देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये आपका मैप है। अब इस मैप में हम एक छोटी चीज़ और देखते हैं जो हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो जो अमेजन रिवर है ये बेसिकली कहाँ पर स्थित है, तो आप देख लेंगे कि जो इक्वेटोरियल रीजन है ये 0 डिग्री और ये 10 डिग्री नॉर्थ है और ये 10 डिग्री साउथ है। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया है इसको इसलिए ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है और इसकी वजह से इसको इक्वेटोरियल रीजन भी कहा जाता है, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह अमेजन नदी किस किस देश से होकर गुजरती है किस में? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कॉन्टिनेंट क्या है? महाद्वीप कौन सा है? साउथ अमेरिका। याद रखना, अमेजन रिवर किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो अमेजन रिवर पाई जाती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, साउथ अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। किस किस देश से होकर गुजरती है? ये देखिए, एक तो ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील यहाँ से इस तरीके से ये ब्राज़ील का हिस्सा है, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। उसके बाद सेकंड पेरू, ये पेरू कंट्री है। उसके बाद ये इक्वेडोर में भी कुछ हिस्सा इसका है, कोलंबिया में भी है, ये देखिए वेनेजुएला में भी है। इस तरह से इन हिस्सों में यह नदी होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो किस कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। किस किस कंट्री से हो गुजरती है? तो ब्राज़ील, पेरू, इक्वेडर, कोलंबिया, वेनेजुएला, इनके भी कुछ हिस्सों में होकर गुजरती है। आइए शुरू करें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और इन्होंने बताई है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ये है इसका पैसिफिक ओशन। कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ठीक है, ये है इसका अटलांटिक ओशन। कौन है दोस्तों? अटलांटिक ओशन। अब ये इसकी है वेस्ट साइड, हमने पता है कि ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो वेस्ट साइड की पहाड़ियों से यह नदी शुरू होती है और उसके बाद ऐसे चलते चलते यह ईस्ट में जो इसके क्या है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, तो उसमें जाकर मिल जाती है। वेस्ट इधर है तो इसकी पहाड़ी से निकलती है और यहाँ से आपका इस साइड को चलती है और आगे जाकर अटलांटिक ओशियन में जाकर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स ऑफ माउथ। अब यहाँ पर बात है रिवर्स माउथ, नदी का मुहाना किसे कहते हैं, नदी का मुंह किसको कहते हैं? वह जगह जहाँ पर नदी बहती हुई दूसरी नदी में या दूसरी जगह पर दूसरी राशि में मिल जाती है, उस जगह को हम माउथ कहते हैं, रिवर्स माउथ कहते हैं, मुहाना कहते हैं।
जैसे कि ये वाला एरिया देखिए आप, मान लो ये नदी इधर से आई और ये यहाँ पर जाकर इस अटलांटिक ओशन में मिली, तो जब ये मुहाना इसका इससे मिला तो इसको कहा रिवर्स माउथ, उसको हम कहते हैं रिवर्स माउथ। न्यूमरस ट्राइब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन, और बहुत सारी सहायक नदियाँ अमेजन नदी में मिल जाती हैं और ये सब आपस में मिलकर अमेजन जल संग्रहण क्षेत्र या अमेजन बेसिन निर्मित करती हैं। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ, और जो आपका रिवर बेसिन है, जो आपका इस नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है, वह अपवाहित होता है कहाँ से, ब्राज़ील के हिस्से से, पेरू के कुछ हिस्से से, बोलीविया के हिस्से से, इक्वेडोर, कोलंबिया और कुछ वेनेजुएला के हिस्से से भी है आगे पार होता है। आपको बताया भी था, आप देख भी सकते हैं, ब्राज़ील, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, इनसे होकर यह आगे जाता है। हाँ, ये देखिए, ये रहा बोलीविया, ये रहा बोलीविया, ठीक है, इनसे होकर आगे जाता है। नेम द कंट्रीज, और देखिए क्वेश्चन आ गया, हम तो बात ही कर रहे थे। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन, इस बेसिन के उन देशों के नाम बताए जिससे इक्वेटर पास होता है। इक्वेटर किससे होकर जाता है, तो ये देखिए इक्वेटर यहाँ से चला, जब यहाँ से शुरू हुआ दैट मीन्स इक्वेडोर, इक्वेडोर के बाद आपका कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ये आपका ब्राज़ील, इन 3 देशों से वो गुजरता है, कौन सा, इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर आपका इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट, अब अमेजन जो रिवर है, अमेजन जो बेसिन है, उसके वहाँ पर जलवायु कैसी मिलती है। एज़ यू नो, जैसे कि आप अब जानते हैं कि जो अमेजन बेसिन है स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। अभी हमने पढ़ा कि जो अमेजन बेसिन है, अमेजन जल संग्रहण क्षेत्र है, यह कहाँ पर है, इक्वेटर पे है। कहाँ पर है, इक्वेटर पर है, विषुवत रेखा पर है। तो विषुवत रेखा पर होने की वजह से यहाँ पर पूरे साल गर्म और नम जलवायु रहती है। कैसी, गर्म और नम जलवायु रहती है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, यहाँ के दिन और रात, यहाँ पर इस अमेजन बेसिन पर दिन और रात दोनों ही गर्म और आर्द्र होते हैं। द स्किन फील्स स्टिकी, और यहाँ पर जो त्वचा होती है, स्किन होती है, यह बहुत चिपचिपाहट महसूस करती है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरीडे, यहाँ पर लगभग प्रतिदिन बारिश होती है। दैट टू विदाउट मच वार्निंग, और यह इतनी ज़्यादा होती है और बिना किसी चेतावनी के होती है। यहाँ पर कोई मौसम विभाग चेतावनी भी नहीं दे सकता कि भैया आज बारिश होनी है, नहीं होनी है, कम होनी है, ज़्यादा होनी है। यहाँ पर बिना चेतावनी के भी बहुत ज़्यादा, लगभग प्रतिदिन बारिश होती है। द डे टेम्परेचर आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, यहाँ का तापमान बहुत उच्च होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर उच्च आर्द्रता भी देखने को मिलती है, उच्च आर्द्रता भी देखने को मिलती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन, लेकिन रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता उतनी ही ज़्यादा बनी रहती है, आर्द्रता कम नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आइए। आर्द्रता मतलब आपको ना मौसम में नमी सी है, चिपचिपाहट सी हो रही है, सफोकेशन सा है, उस तरह का माहौल वहाँ पे हमेशा रहता है। रेन फॉरेस्ट, अब हम पढ़ेंगे वर्षा वनों के बारे में। किसके बारे में, वर्षा वनों के बारे में। एज इट रेन्स हैविली इन द रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पर घने जंगल उग जाते हैं। यहाँ पर जंगल बहुत घने होते हैं, बहुत कंजस्टेड, बहुत घिन के। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। और इन जंगल में क्या होता है बेसिकली कि ये इतने घिन के, इतने घने हो जाते हैं, इतने कंजस्टेड हो जाते हैं कि जो इनके जंगलों के जो पेड़ हैं
पेड़ों की आपस में टहनियाँ पत्तियाँ इस तरह से मिल जाती हैं, टहनियाँ पत्तियाँ इस तरह से मिल जाती हैं कि वो एक छत बना देती हैं, और वो छत ऐसी बनती है कि उस छत से सूरज की रोशनी भी होकर पास होकर नीचे नहीं पहुंच पाती। तो वह छत उन टहनियों की, उन पत्तियों की इतनी घिनकी, इतनी इस तरह से बन जाती है कि उससे सूरज की रोशनी भी पार नहीं हो पाती। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, इसलिए जो उनका वहाँ का मैदान होता है, वहाँ का जो ग्राउंड होता है, जो वहाँ की ज़मीन धरातल होता है, वह प्रकाश रहित, वहाँ पर कोई रोशनी नहीं जाती, और वह बहुत नम होती है। भाई जहाँ पर छाँव होती है वहाँ पर क्या होता है कि अंधेरा अंधेरा दिखता है, और दूसरा वहाँ की ज़मीन थोड़ी नम होती है। ओनली शेड टोलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर, यहाँ पर सिर्फ वही पेड़ पौधे, वही वनस्पतियाँ उग सकती हैं जो कि छाँव में बढ़ने की क्षमता रखती हो, जो कि छाँव में बढ़ सकती हो, जो बिना धूप के हो सकते हो। सिर्फ वही वनस्पतियाँ यहाँ पर ग्रो हो सकती हैं। ऑर्चिड्स ब्रोमलियार्ड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स। ऑर्चिड्स और ब्रोमलियार्ड्स, ऑर्चिड और ब्रोमलियार्ड्स ये दो यहाँ पर परजीवी पौधे हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये दो परजीवी पौधे हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। कौन से? ऑर्चिड और ब्रोमलियार्ड्स। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फोना, जो आपका रेन फॉरेस्ट है यह फोना में प्रचुरता पाता है। मतलब कि ये जो वर्षा वन है यह प्राणी जात में भी प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है। फोना मीन्स प्राणी जात, मतलब कि जिसको आप कहते हो एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स, इन सब चीज़ों को, इनको आप कहते हो फोना। फ्लोरा कहते हो आप ट्रीज, प्लांट्स, ब्रशीज, इन सब को, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये भी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। बर्ड्स सच एज टोकन्स, या एक पिक्चर दिखाई गई है, इसका नाम है टोकन्स। क्या है? टोकन्स। इस तरह की चिड़िया यहाँ मिलती हैं। इसके साथ साथ हमिंग बर्ड, जो आपकी गुंजन पक्षी है, वह यहाँ मिलता है। बर्ड ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज, इसके साथ ही यहाँ पे एक ऐसी पक्षी मिलता है जो कि रंगीन पक्षी, जिसके ऊपर आपको कलरफुल बॉडी दिखाई देती है। उसके साथ साथ ओवरसाइज बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स, उसके साथ ही यहाँ पर आपको बड़ी चोंच वाले, खाना खाने के लिए बड़ी चोंच वाले पक्षी भी मिलते हैं, जो कि आम तौर पर हमारे भारत में देखने को नहीं मिलते, या हम कह सकते हैं अमेजन रिवर में या अमेजन बेसिन में भारत से अलग प्रजाति के पक्षी देखने को मिलते हैं। दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में ये चिड़ियाँ बहुत तेज आवाज़ भी करती हैं। एनिमल्स लाइक मंकीज, स्लोथ एंड आंट ईटिंग टेपिड्स आर फाउंड हियर, इनके साथ साथ यहाँ पर हमें कुछ जीव मिलते हैं, कुछ जानवर मिलते हैं, जैसे कि बंदर, स्लोथ और आंट ईटिंग, चींटियों को खाने वाला टेपिर। अब टेपिर क्या होता है ये देखिए, नीचे आपको इसकी पिक्चर दिखाई गई है। ये टेपिर आपने देखा होगा, अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हो उसमें दिखाते हैं ये चींटियों के जो घर बने होते हैं उसमें अपना ये नाक देकर उनको खा सकते हैं, इतनी लंबी इनकी नाक होती है। वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स आल्सो थ्राइव इन दी जंगल्स, इन जंगलों में हमें भिन्न भिन्न प्रकार के या बहुत अधिक प्रकार की प्रजातियाँ मिलती हैं, किसकी? सांप की और सरीसृप, रेप्टाइल्स रेंगने वाले एनिमल्स की, इनकी भी बहुत सारी प्रजातियाँ हमें मिलती हैं। क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स अबाउंड, एनाकोंडा एंड बोआ आर सम ऑफ द स्पीसीज। यहाँ पर हमें इसके साथ साथ क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, सांप, पाइथन, अजगर, एनाकोंडा और बोआ, इनकी भी कुछ प्रजातियाँ हमें यहाँ पर देखने को, या ये कुछ प्रजातियाँ हैं जो हमें स्नेक्स और रेप्टाइल्स की प्रजातियाँ बहुत सारी यहाँ मिलती हैं। उनमें से कुछ प्रजातियाँ के नाम आपको बताए हैं, क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन, एनाकोंडा और बोआ। बिसाइड्स द बेसिन इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, इस जल संग्रह क्षेत्र पर, इस बेसिन पर, इन सब के अलावा हमें लगभग सैकड़ों प्रजातियाँ मिलती हैं, किसकी? कीटों की। किसकी? कीटों की, इंसेक्ट्स की। सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेज इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिराना फिश इज ऑल्सो फाउंड इन
द रिवर। पिराना, एक हॉलीवुड मूवी भी देखी होगी आपने। पिराना एक्चुअली क्या खाती है, वह मांस खाती है। ठीक है, अगर आप इस जंगल में उतर गए और पिराना ने आपको देख लिया, तो पिराना ने अगर आपका पैर पकड़ लिया तो आपका पैर काट के ही वो दम लेती है। इतनी भयंकर यह पिराना मछली होती है। तो यहाँ पर मांस खाने वाली जो पिराना मछली है, इसके अतिरिक्त और भी मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां यहाँ इस नदी में हमें देखने को मिलती है। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर। इसलिए यह जो बेसिन है, यह जो जल संग्रहण क्षेत्र है, यह जीवों की विविधता की दृष्टि से, कैसे, वैरायटी ऑफ लाइफ, जीवों की विविधताओं की दृष्टि से असाधारण क्यों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, असाधारण रूप से रिच, समृद्ध है। यह जो बेसिन है, यह जो जल संग्रह क्षेत्र है, यह असाधारण रूप से समृद्ध है। किससे, जीवों की विविधताओं की दृष्टि से देखने में। यहाँ पर बहुत सारे जीव अलग अलग प्रजातियों के देखने को मिलते हैं, और वह इतनी प्रचुर मात्रा में है कि आप लोग उन्हें एक साथ देख भी नहीं सकते। ब्रोमलियाड्स आर द स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर ऑन देयर लीव्स। जो ब्रोमलियाड्स प्लांट हैं, ये कुछ खास तरह के प्लांट हैं। ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियों में पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, और मेंढक जैसे कुछ जानवर उस पानी को इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, अपने अंडों को देने के लिए। मेंढक जैसे कुछ जानवर अपने अंडों को उस पत्ती में इकट्ठा हुए पानी में देते हैं। ठीक है, आइए, पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। इस वर्षा वन के निवासी, वर्षा वन के लोग। ठीक है, पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। यहाँ के जो लोग हैं, वह जंगल का थोड़ा सा हिस्सा साफ कर और वहाँ पर अपने खाने के लिए ज़मीन साफ कर लेते हैं, और उस ज़मीन पर अपने खाने के लिए कुछ फसल उगा लेते हैं। वाइल मैन हंट एंड फिश अलोंग द रिवर। जबकि जो आदमी है, वह क्या करता है, वह शिकार करता है या वह मछली पकड़ कर लाता है नदियों से। वुमेन टेक केयर ऑफ क्रॉप्स। तो जो वहाँ की महिलाएं हैं, वह उन फसलों की सुरक्षा या देखभाल करती हैं। दे मेनली ग्रो टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। आमतौर पर ये जो फसल उगाते हैं, उसमें टैपियोका होती है, पाइनएप्पल होता है, और स्वीट पोटैटो होती है। आपको पता है, पाइनएप्पल अनानास को कहते हैं, और स्वीट पोटैटो शकरकंदी को आप लोग कहते हैं। So as hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow। जैसे कि आपको पता है कि जो शिकार है या जो मछली पकड़ना है, यह एक अनिश्चित काम है। रोज़ ये काम नहीं हो सकता। पता लगा कभी बाढ़ आ गई, कभी मौसम ख़राब है, तो ये काम नहीं हो सकते। तो उस समय में ये महिलाएं हैं जो अपने घर का भरण पोषण करती हैं उन फसलों से, उन सब्जियों से जो ये उगाती हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। बेसिकली ये जो खेती करते हैं, वह किस पद्धति की करते हैं, ये पद्धति अपनाते हैं कर्तन और दहन पद्धति, कर्तन दहन कृषि पद्धति। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये कर्तन और दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। द स्टेपल फूड इज मैन्योक। इनका जो मुख्य आहार है, वह क्या है, मैन्योक है। मुख्य आहार क्या है, मैन्योक। ऑल्सो नोन एज कसावा। इस मैन्योक को आप कसावा भी कहते हैं। दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। और यह कसावा भी ज़मीन के अंदर ही उगाया जाता है, जैसे कि आप लोग आलू उगाते हैं। दे ऑल्सो ईट क्वीन आंट्स एंड एग सैक्स। ये लोग चींटियों की रानी भी खाते हैं और उनके अंडकोश भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स, ये कुछ नकदी फसल भी उगाते हैं, जैसे कॉफ़ी, मेज़, मक्का एंड कोको। इस तरह की फसल ये लोग नकदी फसल के रूप में उगाते हैं। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज। इन वर्षा वनों से इन्हें बहुत सारी लकड़ी मिलती है, जिससे कि ये अपना घर चलाते हैं, घर में उनको इस्तेमाल करते हैं।
सम फैमिलीज लिव इन थैच्ड हाउसेज शेप्ड लाइक बीहिव्स। कुछ लोग तो जो यहाँ घर बनाते हैं वे इस तरह घर बनाते हैं जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता, इस तरह का घर भी ये लोग बनाते हैं। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट, यहाँ पर कुछ बड़े मकान भी आपको देखने को मिलेंगे, बड़े अपार्टमेंट जैसे मकान भी देखने को मिलेंगे जिनको कि ये लोग मेलोका कहते हैं। विद ए स्टीपी स्लैंटिंग रूफ, जो कि ढलान वाली छत इनके ऊपर बनाते हैं। कैसे? तीव्र ढलान वाली छत ये लोग अपने घरों के ऊपर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि यहाँ पर रोज़ बारिश होती है, यहाँ पर रोज़ बारिश होती है तो पानी इकट्ठा ना हो, इसलिए ये लोग अपनी जो छत है वह ढाल वाली बनाते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। जो अमेजन जल संग्रह क्षेत्र है, अमेजन बेसिन है, वहाँ के लोगों का जो जीवन है वह धीरे धीरे बदल रहा है। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, पुराने समय में इस जंगल में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता था, वह भी नदी का, सिर्फ नदी का रास्ता ही वहाँ पर जाने के लिए होता था। इन 1970 द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। और 1970 में जो ट्रांस अमेजन हाईवे, जो ट्रांस अमेजन राजमार्ग बना, उस राजमार्ग के बनने से क्या हुआ, इस जंगल के सभी हिस्सों में जाना संभव हो गया। एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। एयरक्राफ्ट्स जो हवाई जहाज होता है एंड हेलीकॉप्टर ये भी यहाँ के अलग अलग हिस्सों में पहुँचने में मदद करते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। द इंडिजिनस population was pushed out from the area and forced to settle in new areas where they continued to practice their distinctive way of farming। यहाँ की जो मूल आबादी थी, उस मूल आबादी को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया और उनको दूसरी जगह बसा दिया गया, और उस जगह पर बसकर वहाँ वे लोग अपने डिस्टिंक्टिव वे पौराणिक तरीक़ों से वहाँ भी खेती कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पौराणिक तरीक़ों से खेती कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है क्या। स्लैश एंड बर्न इज़ ए वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लियर ए पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेज। These are then burnt, which releases the nutrients into the soil. Now crops are grown in this cleared field for a few years. Slash and burn भी एक पद्धति है, एक तरीका है खेती करने का। इसमें किसान क्या करते हैं? इसमें किसान पेड़ों को काटते हैं, झाड़ियों को काटते हैं, ज़मीन को साफ कर लेते हैं और उनको जला देते हैं। जलने के बाद जो उनसे न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वह मिट्टी में मिल जाते हैं। अब उस खेत पर फसल उगा दी जाती है, जो कि लगभग कई साल तक वो लोग फसल उगाते हैं। आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड, बार बार उस ज़मीन को इस्तेमाल करने से द सोयल लूजेज इट्स न्यूट्रिएंट, जो सोयल होती है, मिट्टी होती है, वह क्या करती है? अपनी पोषकता ख़त्म कर देती है। सो इट इज़ एबंडेंट, इसलिए उसको फिर वो लोग बंद कर देते हैं, वहाँ पर खेती नहीं करते। देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ द लैंड टू प्लांट, उसके बाद वे लोग क्या करते हैं कि दूसरी जगह साफ करते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं। इन द मीन टाइम इसी दौरान यंग ट्रीज ग्रो इन द ओल्ड फील्ड, पुराने खेत में वो लोग पेड़ लगा देते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से वहाँ की जो मिट्टी होती है वह उपजाऊ हो जाती है, वह दोबारा उपजाऊ हो जाती है। पीपल कैन देन रिटर्न टू इट, उसके बाद लोग वापस वहाँ पर आ जाते हैं और दोबारा उस पर खेती करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके को वे लोग स्लैश एंड बर्न फार्मिंग या कल्टीवेशन मेथड कहते हैं। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। The developmental activities are leading to the gradual destruction of the biologically diverse rainforest। जैविक विविधताओं वाले इस वर्षा वन में, जैविक विविधताओं वाले इस वर्षा वन में जो विकास वाली प्रक्रियाएं हो रही हैं, उससे यह लगातार निरंतर नष्ट होने की ओर
जा रहा है, उससे लगातार नष्ट होने की ओर जा रहा है। ये जो विविधताएं हैं यह खत्म होती जा रही हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ए लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज़ बिन डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेजन बेसिन। और यह पूर्वानुमान है, यह अनुमान लगाया जा सकता है, यह अनुमान लगाते हैं कि एक साल में अमेजन बेसिन का बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है। गायब मतलब कि लोग उसको काट के साफ कर देते हैं। यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ ए मच वाइडर इम्प्लीकेशन। और आप देख सकते हैं कि यह नष्ट होता जो जंगल है इसका एक बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? व्यापक, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। द टॉप सोयल इज़ वॉश्ड अवे एज द रेन्स फॉल्स। जो ऊपर की मिट्टी होती है, जो मिट्टी की ऊपर की परत होती है, बारिश के होने से वह बह जाती है। एंड द लस फॉरेस्ट टर्न्स इनटू ए बैरन लैंडस्केप। और जो हरा भरा या जो सघन वन होता है वह बंजर भूमि में बदल जाता है। कैसे? वह आप लोग यहाँ देख सकते हैं। भाई कभी तो यह पूरा वन होता था, ठीक है, कुछ समय के बाद लोगों ने भाई ये हिस्सा साफ कर लिया, अपने आप रहने लगे, खेती करने लगे, बाकी वन रहा। धीरे धीरे ये इस तरह कट गया, कुछ लोग रहने लगे, साइड में खेती करने लगे, इतना वन रह गया। उसके बाद अब सिर्फ ये इतना वन बचा है, बाकी हिस्से में लोग खेती कर रहे हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो यह तो एक दिन बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। और ये है आपका ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का निरंतर नष्ट होना। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा लाइफ ऑफ अमेजन बेसिन या लाइफ इन द अमेजन बेसिन। अमेजन जल संग्रहण क्षेत्र में लोगों का जीवन कैसा है, क्या क्या उसके प्रभाव दिखते हैं, लोगों का प्रभाव जंगल पे क्या है और जंगल का प्रभाव लोगों पर क्या पड़ता है, ये चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी। अगली क्लास में हम लोग इसका आगे का पार्ट शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से पढ़ें, समझें। कुछ समस्या आती है तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी और कमेंट में भी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।